हेलो गाइस, स्वागत है आपका टॉपर्स साइड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th का सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये तो पार्ट फर्स्ट है अभी। मतलब मैंने जहाँ तक सोचा है कि मैं इसको 3 पार्ट्स में इस पूरे चैप्टर को मैं कंप्लीट करूँगा सिंपल तरीके से, और आपको मज़ेदार तरीके से मैं पूरी चैप्टर को ख़त्म करूँगा। तो देखो यार, ये जो पहला वीडियो है इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये 2 स्लाइड्स मैंने बना रखी है आपकी इस वीडियो के लिए, बाकी की चीज़ें हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे यार। तो देखो, सबसे पहले चीज़, आखिर में इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, मेन चीज़ क्या है, वो है तुम्हारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती क्या है यार, हम इतने सिंपल तरीके से पढ़ेंगे कि आपको ज़्यादा याद रटने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल तरीके से नाम सुनते ही उस चीज़ के बारे में आपको दिमाग में याद आने लगेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से लिखकर अच्छे नंबर पा पाओगे। तो देखो यार, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम इसलिए करते हैं, इस उद्देश्य से करते हैं, इस ऑब्जेक्टिव से करते हैं ताकि हम उससे पैसा कमा सकें, अर्न मनी। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है इकोनॉमिक एक्टिविटी की, जो कि आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक का मतलब क्या है भाई? पैसे के लिए जो हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो एक्टिविटीज़, वो कार्यक्रम, वो कार्य, वो काम जो कि हम कर रहे हैं, कंडक्ट कर रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव से, इस उद्देश्य से कि हम पैसे कमा सके, उसको हम बोलेंगे क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, अब देखो यार, हुआ यूँ ना यार कि जो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है ना, इनको हमने अलग अलग तरीकों से यानी डिफरेंट वे से हमने क्या किया, इनको क्लासीफाई किया। एक ने बोला कि भाई देखो, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, अगर हम उनको बांटे तो वो 3 तरीके से बटेंगे। अब कौन कौन से तरीके? एक बोला भाई प्राइमरी बटेगा, दूसरा सेकेंडरी बटेगा, तीसरा टर्शरी बटेगा। लेकिन फिर दूसरा बंदा आ गया, वो बोला नहीं, मेरे हिसाब से तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है ना वो 2 तरीके से बटेंगे। अब बोला भाई कौन से 2 तरीके? तो उसने बोला एक भाई ऑर्गेनाइज्ड और एक अनऑर्गेनाइज्ड। परेशान ना हो, सब समझाऊंगा। ठीक, फिर एक और आ गया, तीसरा बोला नहीं, मेरा मानना है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी 2 तरीके से बटेंगे, लेकिन ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज नहीं, मेरा दूसरा सोच है। अब बोलो भाई तुम भी अपना सोच बता लो। तो तीसरे वाले बंदे ने बोला कि भाई मेरे हिसाब से तो ये पब्लिक और एक प्राइवेट में बंटना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी को। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी को हमने अलग अलग तरीके से, अलग अलग वे से क्लासीफाई कर दिया। अब वो 3 तरीके यहाँ लिखे हुए हैं आपकी आंखों के सामने। तो पहले हम जो है पहले तरीके को समझेंगे, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लो, एक बंदा था जिसने इसको बोला कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो 3 तरीके से बटेंगी, मतलब 3 भाग में बटेंगी, 3 पार्ट में बटेंगी। और वो तीनों पार्ट का नाम यहाँ लिखा है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ठीक है, तो देखो यार, पहले हम समझते हैं ये तो दोस्तों देखो यार, हम जो है पहले समझेंगे कि ये आखिर में ये प्राइमरी क्या है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ या बोलो तो सॉरी प्राइमरी सेक्टर क्या है। देखो, प्राइमरी सेक्टर जो है ना, ये हमारा डायरेक्टली नेचर से जुड़ा हुआ है। मतलब प्राइमरी सेक्टर में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि डायरेक्टली नेचर से जुड़ा हुआ है। खेती बाड़ी हो गया, ठीक है, खेती बाड़ी, फिशिंग हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, ये सभी चीज़ें नेचर से जुड़ी हुई हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट भाई दूध हो गया, ये सभी चीज़ें क्या, ये सब नेचर से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, मछली पकड़ना, ये सब क्या, ये सब नेचर से जुड़ा हुआ है। तो ये सभी क्या है, ये सब प्राइमरी सोर्स से निकल रहे हैं, मतलब नेचर से निकल रहे हैं, उसलिए इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड होती हैं नेचर से। दीज एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टली एसोसिएटेड विद नेचर। और ये जो आपका प्राइमरी सेक्टर है, इससे हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को प्राइमरी प्रोडक्ट में बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं। मतलब प्राइमरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू प्राइमरी प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी। देखो भाई,
धूप होगा, बारिश होगा, मट्टी से क्या है, ये सब नेचुरल चीज़ें हैं। और इन सभी चीज़ों से हमने क्या प्रोडक्ट निकाला, इन सभी चीज़ों से हमने गेहूँ निकाला, ये सभी चीज़ें खाने पीने वाली चीज़ें उगाई। तो ये सब क्या है, कन्वर्जन है नेचुरल रिसोर्सेज का, किस में, प्राइमरी प्रोडक्ट में। फॉरेस्ट्री हुआ, फिशिंग हुआ, माइनिंग हुआ, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल एंड गैसेस हुआ, ये सब चीज़ें किस में आएंगी, तो ये सब चीज़ें हमारी प्राइमरी में आएंगी। ठीक है, तो इसे हम एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके। नाउ अब बात करते हैं सर सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। देखो सेकेंडरी सेक्टर जो है ना, इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। मतलब कि इसमें हम लोग फिनिश्ड गुड्स बनाते हैं। फिनिश्ड गुड्स का मतलब एक कंप्लीट गुड्स। जैसे यार देखो, प्राइमरी का एग्जांपल मैंने ये दिखाया, अब ये सेकेंडरी का एग्जांपल ये देखो, बिस्किट है। तो ये क्या है, ये एक फिनिश्ड गुड्स है। तो वो गुड्स जो कि फैक्ट्रीज में तैयार होती हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे सर, सेकेंडरी सेक्टर में वो आती हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो कि टेंजिबल है। टेंजिबल का मतलब क्या है सर, जो आंखों से देख सकते हैं, उसे बोलते हैं हम टेंजिबल। ठीक है, जो भी फैक्ट्री से निकलता है उसे हम बोलेंगे क्या, सेकेंडरी सेक्टर। उसीलिए इसको एक और नाम दिया गया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो आप पहचान जाओगे इंडस्ट्रियल का मतलब क्या है, सेकेंडरी। और एक और चीज़ बता दूं दोस्तों, इसमें कंस्ट्रक्शन भी आता है। कंस्ट्रक्शन भी इसी का पार्ट है सेकेंडरी का, ये बात याद रखना। क्योंकि कंस्ट्रक्शन में भी हम क्या कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये भी सेकेंडरी का ही पार्ट है। ठीक, तो आप समझ गए ना सेकेंडरी में क्या आता है और सेकेंडरी की मीनिंग क्या है। सेकेंडरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इंक्लूड्स दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसमें वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आते हैं जो कि फिनिश्ड और टेंजिबल गुड्स बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी सर, टर्चरी की। टर्चरी की, अच्छा सेकेंडरी को एक और नाम से बुलाते हैं, मैंने आपको ही बताया था, क्या नाम है वो उसका, इंडस्ट्रियल सेक्टर। सही बोला। अब बात करते हैं दोस्तों टर्चरी की, सॉरी टर्चरी। तो यार देखो, जो टर्चरी सेक्टर है ना, ये सपोर्ट करता है किसको, किसको सर, ये प्राइमरी को भी और ये सेकेंडरी को भी। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको जरा बताता हूँ। देखो यार, टर्चरी सेक्टर में ना हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आती हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन आता है। गेहूँ तुमने उगाया, उसको बेचने के लिए मार्केट में ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तुम्हें फर्टिलाइज़र चाहिए खेती करने के लिए, जो कि प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, तो उसके लिए तुम्हें ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जो टर्चरी है ना, ये सबकी मदद करता है। ये जो टर्चरी है ये सबकी मदद करता है, प्राइमरी की भी सेकेंडरी की भी। इसमें जो है ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ये सभी चीज़ें आती हैं। उसीलिए इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। दोबारा बोलो सर, बैंकिंग आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, स्टोरेज आएगा, हेल्थ केयर आएगा, एजुकेशन आएगा, ये सभी चीज़ें। पढ़े लिखे रहेंगे तो ही तो भाई फैक्ट्रियों में जाके लोग काम कर पाएंगे। अरे मतलब जो भी समझ लो यार, मतलब कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि पढ़े लिखे रहेंगे तभी तो कंप्यूटर बैठ कर कुछ काम कर पाओगे, तभी तो कुछ अकल आएगी। तो यार टर्चरी सेक्टर में हमारा क्या है सर, एजुकेशन भी आएगा। ठीक है, और ये जो टर्चरी सेक्टर है ये दोनों ही सेक्टर को फैसिलिटेट करता है। मतलब टर्चरी सेक्टर्स में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी की डेवलपमेंट में हेल्प करती है और उनको एक सपोर्ट देती हैं, एक सपोर्टिव की तरह काम करता है ये टर्चरी सेक्टर। इसे हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो ये था यार हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। अब देखो ये जो तीनों ही सेक्टर्स है ना, ये तीनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हैं ये दोनों। सॉरी, ये तीनों जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ये कोई एकदम खुले नहीं है, एकदम आज़ाद नहीं है, सब के सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर प्राइमरी में हमारा खेती बाड़ी आता है। तो देखो दोस्तों, खेती बाड़ी करने के लिए क्या चाहिए सर, हमें चाहिए होगा फर्टिलाइजर्स। पहले नहीं ज़रूरत था, आज के समय में ज़रूरत पड़ने लगा है। जब से रिवॉल्यूशंस चालू हो गए, ग्रीन रिवॉल्यूशन, फलाना रिवॉल्यूशन, ढकाना रिवॉल्यूशन, तब से ज़रूरी हो गए हैं फर्टिलाइजर्स, HIV सीड्स। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए सर, फैक्ट्रीज से मंगाना पड़ेगा फर्टिलाइज़र। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये कहाँ मिलेगा, फैक्ट्रीज़ में। तो फैक्ट्रीज़ कहाँ होंगी, सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है सर, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी जुड़ा हुआ है। लेकिन सर ये तो बताइए कि सामान आएगा कैसे खेत में। तो सामान को लाने के लिए सर हमें टर्चरी सेक्टर से हेल्प लेनी पड़ेगी, यानी कि गाड़ी घोड़े की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अब मान लो यार सेकेंडरी सेक्टर को बनाना है क्या,
सर बिस्किट, उसके लिए चाहिए गेहूँ आटा जो बोल लो यार, मैदा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी को डिपेंडेंट रहना पड़ेगा किस पे, प्राइमरी पे। ठीक है, तो प्राइमरी से गेहूँ आटा चावल जो भी खरीद के लाना है, खरीद के लाने के लिए क्या चाहिए होगा सर, ट्रांसपोर्टेशन। और पैसे की लेन देन के लिए क्या चाहिए होगा सर, टर्शरी सेक्टर का हेल्प। तो कुल मिला के ये जो तीनों सेक्टर से ये आपस में इंटरडिपेंडेंट है, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, और अगला पॉइंट यार कि ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का क्या मतलब है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या है। देखो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब ये होता है ना, देखो अगर गेहूं निकल रहा है खेत से, तो अगर वो फैक्ट्री में जा रहा है निकल के, तो वो फाइनल गुड्स नहीं है। अगर वो कस्टमर के पास जा रहा है जो कि डायरेक्ट कंज्यूम करेगा, फाइनल लास्ट कस्टमर के पास जा रहा है, मैं गया मार्केट से, भाई मुझे घर में आटे चाहिए थे, मैंने खरीद लाया, तो मैं फाइनल कस्टमर हूँ, तो वो क्या है, वो फाइनल गुड्स कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर वही आटा चला गया फैक्ट्री में और फैक्ट्री ने फिर बिस्किट बनाया और बिस्किट बना के मार्केट में छोड़ दिया, तो वो जो आटा था ना, आप उस आटे को फाइनल गुड्स नहीं बोलोगे, आप उस बिस्किट्स को फाइनल गुड्स बोलोगे। यानी कि मैं सिंपल बता दूं यार, फाइनल गुड्स होता क्या है। देखो फाइनल गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो कि अल्टीमेट, यानी कि अल्टीमेट मतलब जो लास्ट जो कंज्यूमर है उसके द्वारा खरीदा जा रहा है, उसको बोलते हैं हम फाइनल गुड्स। मैं गया मार्केट में क्या खरीदने सर, आटा, तो मैं हूँ फाइनल गुड्स। लेकिन वही कोई कंपनी गया खरीदने के लिए, सॉरी, तो वो जो आटा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, फाइनल गुड्स, क्योंकि मैंने खरीदा है कंज्यूम करने के लिए। लेकिन वही कोई फैक्ट्री वाला जाएगा खरीदने वही आटा किसान से, तो वो जब आटा खरीदेगा तो वो फाइनल गुड्स नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि ये फाइनल कंज्यूमर नहीं है गुड्स का, ये भी उसको बिस्किट में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद बिस्किट मैं कंज्यूम करूँगा, तो ये बिस्किट फाइनल गुड्स कहलाएगा। तो फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं, आगे सर्विसेज भी जोड़ लो, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वो गुड्स सर्विसेज होते हैं जो कि डायरेक्टली लास्ट कंज्यूमर द्वारा, यानी बोलो तो अल्टीमेट यूज़र द्वारा कंज्यूम किया जाता है, वो उसे खरीदता है, वो उसे परचेज करता है। और अब ये इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, तो देखो यार, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि सामान बनाने में यूज़ किए जाते हैं। जैसे ये बिस्किट है, अब इस बिस्किट को बनाने में ना यार गेहूं का भी प्रयोग किया गया होगा, चीनी का भी प्रयोग किया गया होगा। तो ये जो गेहूं चीनी दुनिया भर की तमाम चीज़ें हैं, क्रीम व्रीम, वो सब चीज़ें क्या, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। और ये जो बिस्किट बनकर सामने आया है वो क्या है, वो फाइनल गुड्स है। ठीक है, फाइनल गुड्स जो कि कंज्यूमर कंज्यूम करेगा। ठीक है, अच्छा आपको एक और चीज़ बता दूं कि यार ये जीडीपी क्या होता है। लेकिन जीडीपी को समझने से पहले मेरे दोस्तों आपको एक और चीज़ समझना होगा। वो क्या सर, वो क्या यार, जानते हो एक सवाल उठा था दिमाग में, आपके कोर्स की चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड बता रहा हूँ जो कि आपको जानना ज़रूरी है, ये दोनों चीज़ें से ही रिलेटेड है। वो ये कि यार कैसे पता करें कि कितना प्रोडक्शन हुआ है प्राइमरी से, कितना प्रोडक्शन हुआ है सेकेंडरी से, कितना प्रोडक्शन हुआ है टर्शरी से। अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं ले जाऊँगा, उसलिए बस दो ही को मैं ध्यान में रखते हुए बताऊँगा, प्राइमरी और सेकेंडरी को। देखो यार, अगर 10 किलो प्रोडक्शन हुआ यहाँ से, 10 किलो प्रोडक्शन हुआ यहाँ से गेहूं का, तो आपने गिन लिया भाई देखो 10 केजी का प्रोडक्शन हुआ है हमारे प्राइमरी से। अच्छा मान लो ये 10 किलो मैंने कंज्यूम किया, तो आप बोलोगे कि ये फाइनल गुड्स है। लेकिन यार मान लो इस 10 किलो में से 8 किलो जो है मैंने यहाँ दे दिया बिस्किट बनाने के लिए। ठीक है, और ये जो है कुछ 8 किलो गेहूँ लेके बना दिया इन्होंने, 8 किलो का 8 केजी का क्या कर दिया इन्होंने, बिस्किट बना दिया। तो आप बोलोगे देखो भाई देखो 8 किलो तो प्रोडक्शन यहाँ से भी हुआ है, जबकि यार यही गेहूँ यहाँ भेजा है, तो तुम बोल रहे हो 8 किलो का प्रोडक्शन यहाँ हुआ है, और उसी गेहूँ को जितना प्रोडक्शन हुआ वो तुम यहाँ भी दिखा रहे हो कि 10 किलो का हुआ है। तो ये जो 8 किलो गेहूँ यहाँ जो बिस्किट बनाने में लगा है, वो गेहूँ तो यहाँ भी काउंट हुआ है और वो गेहूँ यहाँ भी काउंट हुआ है, तो ये तो डबल काउंटिंग हो गया। तो ऐसे नहीं पता चल पाएगा कि किस में से कितना प्रोडक्शन हुआ है, किस सेक्टर से कितना प्रोडक्शन हुआ है। उसीलिए हमने बोला हमेशा कि फाइनल गुड्स की वैल्यू ली जाएगी जो कि कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा। तो अब बताओ यहाँ पर बिस्किट 8 किलो कौन कंज्यूम करेगा सर, कंज्यूमर। तो ये 8 किलो हम यहाँ गिनेंगे, किस में गिनेंगे, सेकेंडरी में। अब मुझे बताओ यहाँ 10 किलो गेहूँ उगा था, लेकिन इस 10 किलो में से 8 किलो तो तुमने यहाँ भेज दिया है, तो क्या ये 8 किलो डायरेक्ट कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, नहीं सर, ये तो इसने कंज्यूम किया है, फैक्ट्री ने कंज्यूम किया है, और वो यहाँ पर पड़ा हुआ है बिस्किट के फॉर्म में। तो यहाँ हम 8 किलो नहीं, यहाँ हम 10 किलो नहीं लिखेंगे, यहाँ हम सिर्फ 2 केजी लिखेंगे। यानी 2 केजी ही जो गेहूँ है वो डायरेक्ट कंज्यूमर ने खरीद के कंज्यूम किया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना।
मतलब कि यहाँ जो ये 8 किलो जो गेहूँ था यहाँ पर वो कहाँ यूज़ हो गया, बिस्किट बनाने में। तो ये जो 8 किलो गेहूँ था दोस्तों, ये जो 8 किलो गेहूँ था वो हमारा बिस्किट बनाने में यूज़ हो गया, यानी कि वो क्या था, इंटरमीडिएट गुड्स था। तो कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं काउंट करना। ये जो 10 किलो का जो तुम्हारा प्रोडक्शन हुआ है गेहूं का, उसमें से 8 किलो तो तुमने दे दिए ना फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो ये 8 किलो क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। तो इसको मत गिनो। जो डायरेक्ट तुम्हारे कंज्यूमर ने खरीदा तुमसे उसको गिनो, जो कि इंड यूज़र है, लास्ट यूज़र है उसका 2 किलो का। तो ये 2 किलो गिनेंगे हम प्राइमरी में और ये 8 किलो हम गिनेंगे सेकेंडरी में। थोड़ा टिपिकल लग रहा होगा मुझे पता है, लेकिन आपको समझाना ज़रूरी था क्योंकि अगली डेफिनेशन वही है, क्या है, जीडीपी की, उसलिए मुझे बताना ज़रूरी था। अब देखो यार, जो आपका 8 किलो जो है निकल कर आया था बिस्किट, ये 8 किलो बिस्किट क्या है सर, ये फाइनल गुड्स है। कहाँ से निकला है ये फाइनल गुड, कहाँ से निकला है, तो सेकेंडरी सेक्टर से। और जो आपका 2 केजी जो निकला गेहूँ जो कि लोगों ने खरीदा घर में खाने के लिए डायरेक्ट, वो क्या है, वो हमारा वो भी हमारा फाइनल गुड्स है। फाइनल गुड्स है जो कि इंड यूज़र यूज़ कर रहा है। लेकिन ये कहाँ से निकला है, ये भी हमारा निकला है कहाँ से, प्राइमरी सेक्टर से। ठीक है, ये भी 8 किलो प्राइमरी से ही निकला है, लेकिन इसको प्रोसेसिंग की गई है सेकेंडरी में, तो ये सेकेंडरी में गिना जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर हमें समझना है कि सर जीडीपी की डेफिनेशन क्या होगी, जीडीपी क्या होता है। देखो यार, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री में, जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है कंट्री में, तीनों सेक्टर्स में, ऑल सेक्टर्स में इकोनॉमी के एक पर्टिकुलर ईयर में, उसको हम बोलते हैं जीडीपी। यानी कि द सम टोटल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल द 3 सेक्टर्स, कि तीनों सेक्टर्स में जितना प्रोडक्शन हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, ध्यान रखना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का। अब ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब वही है जो मैंने आपको समझाया कि भाई 2 किलो कहाँ हुआ था, प्राइमरी में, और 8 किलो कहाँ हुआ था, सेकेंडरी में। यही डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर 10 केजी नहीं, आपको यहाँ पर जो है, सॉरी एक मिनट, हाँ, आपको जो है प्राइमरी में 10 केजी नहीं लिखनी है। 10 केजी लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। प्राइमरी में सिर्फ 2 किलो ही निकला है, क्योंकि 8 किलो तो यूज़ हो गया ना सेकेंडरी में एज ए इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक, तो उसीलिए बोला गया फाइनल गुड्स। यही प्राइमरी से 2 किलो निकला, सेकेंडरी से 8 किलो निकला है। यही चीज़ आपको समझाना चाह रहा था कि द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस की गई हैं तीनों ही सेक्टर में किसी एक पर्टिकुलर ईयर में, उसे हम बोलते हैं जीडीपी। अब मेरे ख्याल से यार ये मैंने बहुत ही लंबा बता दिया है, लेकिन कोई नहीं यार, आपको समझाना ज़रूरी था। अब और बात करते हैं यार, कुछ ज़्यादा हो गया क्या आज, परेशान ना हो। खैर देखो, मैं आपको कुछ और भी चीज़ें बता दूँ यार। एक होता है NSSO, इसे बोलते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सर्वे करता है हमारे देश में। ठीक है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ठीक, और ये बहुत सारे हमारे सर्वे करता है भारत में। और दोस्तों ये आ गया हमारा हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स। हमेशा ये देखा गया है कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, हमारा देश क्या है अभी, डेवलपिंग है, अमेरिका क्या है, डेवलप्ड है। तो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना, वो जो है उनमें जो चेंजेस देखे गए हैं वो चेंजेस बताया जाता है, बताया गया ये क्या हिस्टोरिकल चेंजेस रहा है उन सभी देशों का। तो देखो यार, होता कुछ यूँ है कि जितने भी डेवलप्ड देश हैं वो पहले प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम करते थे। ठीक है, धीरे धीरे वो जो है सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा काम करने लगे, प्राइमरी में थोड़ा कम हो गया, मतलब सेकेंडरी का वेटेज बढ़ गया। और अब जो है वो टर्चरी सेक्टर में ज़्यादा काम कर रहे हैं, मतलब टर्चरी का वेटेज बढ़ गया। मतलब धीरे धीरे वो डेवलप हो रहे हैं, तो जो उनके साथ साथ जो उनका प्राइमरी का वेटेज घट रहा है, सेकेंडरी का वेटेज घट रहा है, और अब टर्चरी का वेटेज बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये चेंजेस होता है, ये चेंजेस हर कंट्री में देखा गया है जो कि डेवलप्ड हो चुका है। पहले प्राइमरी ज़्यादा था उसके देश में, प्राइमरी एक्टिविटीज़, फिर धीरे धीरे सेकेंडरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई, प्राइमरी थोड़ा कम हो गया, और अब जो है टर्चरी बहुत ज़्यादा हो गया है उनके देश में। तो ये चेंजेस है जो कि देखा गया है। मतलब अब भारत को भी अगर हमें डेवलप होना है तो हमें सेकेंडरी सेक्टर में फोकस करना पड़ेगा और टर्चरी सेक्टर पर। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो कि हमें यहाँ पर बताई गई, लेकिन यार मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। खैर छोड़ो, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कोई मैटर नहीं रखता। अब बात करते हैं, ये जो एक ग्राफ है आपके बगल में दिखाया गया है कि क्या ग्रोथ रही है भारत की। हालांकि ग्राफ के डेटा पे मत जाना, क्योंकि ये जो डेटा है यहाँ पर ये थोड़ा पुराना है। ठीक है, और मैंने यहाँ पर जो डेटा कुछ और ले रखा है, तो यार इस चीज़ को तो मत देखना तुम।
ठीक, इसको मैंने वैसे भी इरेज कर दिया। देखो जो यहाँ पर जो ग्राफ दिखाया जाए ना वो ये बता रहा है कि जो हमारा इकोनॉमी था वो कैसे चेंज हुआ। मतलब कि 1970-71 ईयर को और 2010 और 11 ईयर को कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पर दिखाया गया है कि देखो जो प्रोडक्शन था वो कैसे हमारा 90% तक बढ़ गया है लास्ट 40 ईयर्स में। और जो टोटल जीडीपी था वो 10 लाख करोड़ का था कब, 1971 ईयर में। और उस वक्त जो था हमारा प्राइमरी सेक्टर डोमिनेंस पर था, सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में काम हो रहा था। लेकिन अभी 2010-11 की अगर हम बात करें तो इस वक्त देखोगे हमारी जो इकोनॉमी है वो 50 लाख करोड़ तक पहुंच गई है और सर्विस सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। मतलब सर्विस सेक्टर ज़्यादा काम कर रहा है। देखो सर्विस सेक्टर से हमारा जो है आउटपुट ज़्यादा निकल रहा है, सर्विस सेक्टर से हमारा रिस्पॉन्स ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन यही 1970-71 में जो था सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स कहाँ मिल रहा था, प्राइमरी सेक्टर से। लेकिन अब टर्शरी सेक्टर से मिल रहा है। ये तो उल्टा हो गया यार मतलब ये कि हमें सेकेंडरी सेक्टर में बढ़ना था लेकिन हम टर्शरी में ज़्यादा बढ़ गए हैं। कोई नहीं यार, होता रहता है गड़बड़ियाँ। और हाँ, ये ग्राफ के डेटा पर मत जाना, ये ग्राफ का डेटा थोड़ा पुराना है और यहाँ पर मैंने डेटा कोई और लिख रखा है। ठीक है, तो ये बस आपको समझाने के लिए था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए था, इसको ज़्यादा सीरियस मत लेना। ठीक है, आपकी बुक में भी हो सकता हो अलग डेटा दिया हो। तो यार आज की वीडियो को हम ख़त्म करेंगे, लेकिन अभी रुको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गया है कि सर ये जो टर्शरी सेक्टर है ना इसमें राइज कैसे हुआ। मतलब यार कि जो टर्शरी सेक्टर ये इतना बढ़ गया जो कि मैंने आपको अभी दिखाया, यहाँ पर आपकी किताब का ही टॉपिक है। ठीक है सर, ये इतना राइज क्यों हो रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है इतनी। तो देखो उसके भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला पॉइंट्स, ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट्स सर जो बेसिक सर्विसेज हैं जैसे हॉस्पिटल, एजुकेशन, पोस्टल सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, डिफेंस एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें बढ़ने लगी। इन सब की डिमांड बढ़ने लगी और इसको गवर्नमेंट ने फुलफिल किया, इसलिए हमारा टर्शरी सेक्टर बढ़ रहा है। ये था पहला पॉइंट। पहला पॉइंट में क्या था, सब बेसिक सर्विसेज जो है ना उसकी डिमांड बढ़ने लगी। हॉस्पिटल्स, एजुकेशंस, पोस्टल सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, डिफेंस, ये सब चीज़ों की डिमांड बढ़ी लोगों के द्वारा, जो कि बेसिक सर्विस है जो कि हर सिटीजन चाहता है। वाटर सप्लाई, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, ये सब चीज़ें, उसलिए हमारा बढ़ गया टर्शरी सेक्टर। ये पहला पॉइंट था। ठीक है, बेसिक सर्विसेज में यही सब चीज़ें आती हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन आ गया, हेल्थ केयर आ गया, वाटर सप्लाई आ गया, सैनिटेशन आ गया, ये सभी चीज़ें आती हैं हमारा बेसिक सर्विसेज में। अगला पॉइंट ये है कि दोस्तों जो हमारा प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेक्टर है ना वो काफ़ी अच्छे से बढ़ रहा था, तो उनको सपोर्ट के लिए क्या चाहिए था, सर्विस सेक्टर। तो जब ये बढ़ेंगे तो यार हमारा टर्शरी भी तो बढ़ेगा ना, टर्शरी भी तो बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल सर बढ़ेगा। तो ये दूसरा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये था कि हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा था, उसी वजह से इंड्यूस्ड डिमांड हुई सर्विस सेक्टर की भी, यानी इंड्यूस्ड डिमांड फॉर सर्विस सेक्टर भी हुई, जिसकी वजह से हमारा सर्विस सेक्टर बढ़ गया। इंड्यूस्ड डिमांड का कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि प्राइमरी और सेकेंडरी बढ़ा, उसकी वजह से हमारा जो है टर्शरी की भी डिमांड बढ़ गई, उसलिए यहाँ पर इंड्यूस्ड वर्ड का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये था यार दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था, प्राइमरी सेकेंडरी बढ़ गया, उस वजह से हमारा टर्शरी का भी डिमांड बढ़ गया। और तीसरा पॉइंट क्या है सर, लोगों की इनकम बढ़ गई। तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ सर, लोगों की इनकम बढ़ गई, उस वजह से लोगों ने बोला कि भाई मुझे भोपाल में जीना है, थोड़ा क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना है, अरे आरओ का पानी पीना, अरे प्राइवेट अस्पताल चाहिए, मुझे जो है घूमने जाना है, अरे मुझे शॉपिंग करने जाना है, मॉल खोलो यार। तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया हमारा इनकम बढ़ गया, तो टूरिज़्म बढ़ गया, शॉपिंग बढ़ गया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आ गए, प्राइवेट मॉल्स आ गए, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स आ गए, और इससे क्या हो गया हमारा सर्विस सेक्टर और बढ़ गया सर। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स आ गई, प्रोफेशनल चीज़ें आप सीख रहे हो, आज के समय में बहुत सारी चीज़ें स्किल्स आप सीख रहे हो, तो ये आ गया, उस वजह से इनकम की बढ़ने की वजह से इसकी डिमांड बढ़ गई। मैंने 3 पॉइंट बता दिए। अब चौथा पॉइंट बताता हूँ सर, ग्लोबलाइजेशन आ गया। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ सर, नए नए सर्विसेज चालू हो गए इंडिया के मार्केट में, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईटी फील्ड बहुत ही तगड़ा काम करने लगा भारत का, इस वजह से इसका ग्रोथ होने लगा। आईटी भी हमारा इसी में आएगा। ठीक है, हाँ, तो ये मैंने 4 पॉइंट बताया। पहला क्या सब बेसिक सर्विसेज की रिक्वायरमेंट बढ़ गई, लोगों को पुलिस चाहिए भैया, बैंक चाहिए, ये सभी चीज़ें चाहिए, डिफेंस चाहिए, खाना पानी, एजुकेशन चाहिए। दूसरी बात कि सर
प्राइमरी सेकेंडरी बढ़ गया, उस वजह से हमारा ये बढ़ गया, टर्शरी बढ़ गया। तीसरा पॉइंट, इनकम बढ़ गया, उस वजह से बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहिए लोगों को, टूरिज्म चाहिए, घूमने जाना है, ये सब चीज़ें बढ़ गया। ग्लोबलाइजेशन आ गया, उस वजह से आईटी फील्ड आ गई, और आईटी में भारत तो भाई नंबर 1 बूम कर रहा है, तो उस वजह से यहाँ पर हमारा क्या हो गया, टर्शरी बढ़ गया। तो ये थी यार, ये सभी चीज़ें थी जिसकी वजह से जो है हमारा सर्विस सेक्टर बूम कर रहा है, एकदम बूम छाया हुआ है मार्केट में। तो दोस्तों मुझे लगता है बहुत लंबा हो गया यार वीडियो, 21 मिनट का हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो दोस्तों रखते हैं यार, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर यार चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करो, और वीडियो अच्छी लगी हो यार तो शेयर करना, और हाँ लाइक करके जाना, वीडियो को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। कमेंट भी करना, आपके सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। अगली वीडियो का इंतजार करो, बहुत जल्द अगली वीडियो आएगी। बहुत सिंपल तरीके से हम पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।